मुझे इस पत्रिका के विमोचन के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर और विमोचन करके बहुत खुशी है। और मुझे याद आया कि 1982 में जब मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर, कनिष्ठ मंत्री था, उस वक्त बिजनौर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की एक अखिल भारतीय संस्था IFWJ का सम्मेलन हुआ। मुझे पार्लियामेंट में आए हुए भी 2 ही साल हुए थे और मंत्रालय में लगभग 1 साल हुआ था। तो मुझे वहाँ पे आमंत्रित किया गया। तो मैंने एक वाक्य जो वहाँ कहा था वो मुझे याद आ गया और उसको मैं दोहराना चाहता हूँ। मैंने कहा कि भारत में आप ख़ास तौर से अगर आप कहीं नौकरी में जाना चाहते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, निम्न योग्यता की ज़रूरत होती है। लेकिन 2 काम ऐसे हैं जिसमें कोई योग्यता प्रेस्क्राइब नहीं की जाती। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कोई आपसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, चाहे जिस पद के लिए लड़ना चाहें। और अगर आप कोई पत्र निकालना चाहते हैं, अखबार निकालना चाहते हैं, मैगजीन, तो भी कोई शैक्षणिक योग्यता की कम से कम आवश्यकता नहीं। और मेरी समझ से ये दोनों, चाहे जनप्रतिनिधि की भूमिका हो और चाहे पत्रकार की भूमिका, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सबसे ज़्यादा योग्यता की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर योग्यता तभी आएगी जब आपने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, वो भी सही नहीं। हम आम तौर से अपनी चर्चाओं में, मैं आपको समझ की बात कह रहा हूँ कि समझ किसकी ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग उन्होंने ये मान लिया है कि जैसे कुछ कर्म कांड, किसी पूजा स्थल में जाना, ये धर्म। गांव में जाइए, समझ की बात बता रहा हूँ। गांव का बेपढ़ा लिखा आदमी अगर कोई मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, कोई भी पूजा स्थल में नहीं जाता, उसको वो कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर 10 पैसे की बेईमानी कर लीजिए तो वो क्या कहता है, कोई दीन धर्म है कि नहीं। मैंने गांव में लोगों को, अपने गांव में सुना है, कहता उसकी क्या समझ है, वो धर्म किस चीज़ को मानता है। वो धर्म वास्तव में उस धर्म को मानता है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि अपने धर्म का निर्वाह करो, तो ये नहीं कहा कि मंदिर जाओ या घर में बने हुए मंदिर के सामने जाकर माथा टेक दो, कहा अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। तो गांव का आदमी हम पढ़े लिखों से ज़्यादा बेहतर समझता है कि धर्म किसे कहते हैं। एक बड़े प्रोफेसर थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 1948 में वो जर्मनी में PhD कर रहे थे। देश नया नया आज़ाद हुआ था। उनके जर्मन प्रोफेसर जो उनके सुपरवाइज़र थे, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने कई बार उनके सामने राजनीतिक विषय पे चर्चा करते हुए, ख़ास तौर से भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में, मेरे मुंह से निकल जाता था कि हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ साक्षरता की दर
17% से कम है। इस के चलते क्या हम अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रख पाएंगे या एक बार फिर से हम इसे खो देंगे? बोले मुझे ये बात सताती थी अंदर से। मेरे प्रोफेसर ने 2-3 मौक़ों पे मेरी बात सुनी और उसके बाद जब मैंने एक बार ये बात कही तो उन्होंने फौरन मुझे रोका और कहा कि बिपिन, उनका नाम बिपिन था, बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा, ये मत भूलना कि जिस समय दुनिया में किसी देश के पास सबसे ज़्यादा पीएचडी थे, उस वक्त जर्मनी ने हिटलर को पैदा किया। ताली मत बजाइए। और भारत ने 17% से कम साक्षरता वाले भारत ने महात्मा गांधी को पैदा किया। तो मैं औपचारिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कर्तव्य बोध की। जो एक अभिव्यक्त पत्र, काहे के लिए आप मैगजीन निकाल रहे हैं? आप जो पुराना आदर्श, आप उनकी आवाज बनना चाहते हैं जिनके पास अपनी आवाज नहीं। आप लोकतंत्र बगैर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतंत्र बन ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही भी कहे। आप चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हमारे जो बुनियादी अधिकार हैं उसमें आर्टिकल 19 उसको मूर्त रूप देने के लिए पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारों की केवल जरूरत नहीं है, उनके बगैर लोकतंत्र बन ही नहीं सकता। एक बात है जो मैं आपसे कहूंगा, गौर करिएगा। वेस्टर्न हेमिस्फीयर दुनिया का, यानी पश्चिमी देश, उसके बाहर अगर लोकतंत्र का सफल अनुभव या लोकतंत्र मजबूत होता चला गया, बावजूद इसके कि थोड़े धक्के बीच में थोड़े से लगे, लेकिन वो उसकी जड़ें गहरी होती चली गई हैं, वो दुनिया में अकेला देश भारत। बहुत सारे देशों ने आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र लाने का प्रयास किया। हमारे पड़ोस में भी देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, लेकिन सफल नहीं हुआ अनुभव। भारत में क्यों सफल हुआ अनुभव, ये अपने आप से सवाल करना चाहिए। क्या इसलिए हुआ कि हमें लगा कि हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी उसके मुकाबले में ये बेहतर व्यवस्था है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आत्मा स्वतंत्र होनी चाहिए। और भारत में आत्मा की स्वतंत्रता की कल्पना क्या है? त्यज देकम कुल सियार्थे, ग्रामम सियार्थे कुलम तेजेत, जनपद सियार्थे ग्राम तेजेत, आत्मार्थे पृथ्वी तेजेत। हमारे यहाँ आत्मा की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, हमने व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात नहीं की है। वो दुनिया ने 1948, बहुत अच्छी बात है, वो खराब नहीं है, पहली बार 1948 में की है। हमने तो हजारों साल पहले मानव की दिव्यता की बात की। तत्त्वम असि, मुझे आप में ईश्वर नजर आता है, परमात्मा नजर आता है मुझे आप। मैं आपको परमात्मा भी मानूंगा और मैं आपका शोषण भी करूंगा। मैं आपको आप में परमात्मा को भी देखूंगा,
देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। तो मैं आपके अंदर उस परमात्म तत्व को भी देखूंगा और मैं आपके पैर पे पैर रखूंगा, ये संभव नहीं। हमसे व्यवहारिक स्तर पे बहुत गलतियां हुई, और वो गलतियां अगर नहीं होती तो वो देश जिसकी सभ्यता ज्ञान आधारित थी, उसको इतने लंबे समय तक गुलामी की, दास्ता की बेड़ियां नहीं पहननी पड़ती। गलती हुई है हमसे, हमें स्वीकार, हमारे नेताओं ने स्वीकार किया। लेकिन एक अच्छी, जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि गलतियों के बावजूद हमने उस बुनियादी पाठ को भुलाया नहीं। आज भी जब आप बात करिए एकात्मता की, आज आप बात करिए जो दीनदयाल उपाध्याय जी करते थे, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद का क्या मतलब है? मानव मानव की हैसियत से एक दूसरे से आत्मा के बंधन से बंधा हुआ है। मैं आपको लंबा ना हो जाए, लेकिन केरला की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम आज समझते हैं चूँकि केरला में 100% साक्षरता है, केरला देश को आने वाली आय जो विदेशों से आती है, जो भारतीय जाके कमाते हैं, 3% आबादी है, और 37% जो फॉरेन एक्सचेंज भारत में आता है उसका 37% अकेले केरला के लोग लाते हैं। तो आज हमें लगता है कि शायद केरला हमेशा से ऐसा था, बिल्कुल नहीं था ऐसा। केरला, अब हमारे यहाँ तो अनटचेबिलिटी थी, केरला में तो अनसीएबिलिटी भी थी। सिर्फ 100 साल पहले 45% महिलाएं अपर गारमेंट, ऊपर का कपड़ा, ब्लाउज नहीं पहन सकती थी, टैक्स देना पड़ता था। वो केरला। उसी वर्ग में एक विभूति का जन्म हुआ, श्री नारायण गुरु। उसी वर्ग में जिनकी महिलाओं को अपर गारमेंट पहनने की इजाजत नहीं थी। इस पर यहाँ बहुत सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खास तौर से ये कहना, इसलिए यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा हूँ। मुझे अक्सर ये लगता है कि ऐसा देश जिसके लोगों में ये आभास है कि हमारी संस्कृति 5000 साल से भी शायद ज़्यादा पुरानी, उनका आत्मसम्मान उन्हें इस बात के लिए कभी तैयार नहीं करेगा कि वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी सीमाओं से बाहर जाकर किन्हीं सिद्धांतों को आयात करें। अपनी परंपराओं में अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए। श्री नारायण गुरु ने किसी विदेशी आइडिया का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा वेदों को मानते हो या नहीं मानते हो? क्या मानते? क्या? तो वहाँ तो कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मेरे साथ भेदभाव कैसे करो? और केरला, वो केरला जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन रहने के बाद जब वहाँ से चले तो कहा ये तो पागल खाना है, भ्रंतालय। आज वो केरला उस आंदोलन के नतीजे में जो प्योर वेदांत पर आधारित था, उन 4 महावाक्यों पर आधारित था जो शंकराचार्य ने अपने चारों मठों को दिए थे। आज वहाँ ये हाल है कि चीफ सेक्रेटरी का ड्राइवर चीफ सेक्रेटरी से कहता है, ये चीफ सेक्रेटरी ने खुद मुझे बताया, चीफ सेक्रेटरी का ड्राइवर चीफ सेक्रेटरी से कहता है सर आप में और मुझे में क्या अंतर है? तो बोली बताओ। क्या? बस इतना ही अंतर है कि मैंने आईएएस का इम्तहान नहीं लिखा, मुझे ड्राइविंग अच्छी लगती है। ये ऐसा, मुझे मेरे मेहमान आते थे वहाँ 5.5 साल तक, मुझे यूपी बिहार से आने वालों से ख़ास तौर से मैं कहता था भैया जिस तरह से हमारे सेक्रेटरी जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे बात करना, ऐसे ही लॉन में काम करने वाले माली से बात करना, यहाँ कोई ये अंतर स्वीकार नहीं करेगा।
कि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, काम विभिन्न हैं, बड़ा और छोटा कोई नहीं है अब यहाँ पर। अब अगर हम अपनी संस्कृति को जानेंगे ठीक से, तो आज जो चीजें हम देखते हैं अपने समाज में बांटने वाली, ऊंच नीच जो देखते हैं, अपनी संस्कृति के मूल को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये मानने में, स्वीकार करने में कोई देर नहीं लगेगी कि ये सब हमने किसी न किसी जगह पे जाके हमने अपने बुनियादी मूल्यों और आदर्शों को भ्रष्ट किया है। ये हमारी संस्कृति की मूल चीजें नहीं। हमारी संस्कृति तो मानव की दिव्यता की बात करती है। अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालायम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। अगर तुम मेरी पूजा करना चाहते हो तो सबका समान रूप से सम्मान करो। जो जरूरतमंद है उनकी जो भी मदद कर सकते हो, उनकी जरूरत को पूरी करने के लिए वो करो। भारत में लोकतंत्र कामयाब इसलिए हुआ है कि यहां मानव की दिव्यता का सिद्धांत हमारे डीएनए में एम्बेडेड है, और लोकतंत्र को कामयाबी से चलाना है तो आपको स्वतंत्रता, जरा कल्पना देखिए। अमर्त्य सेन ने अपनी किताब आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में लिखा है, एक पंडित जी जा रहे हैं, एक गांव से गुजर रहे हैं, वहां कुछ पानी वानी पीने के लिए रुकते हैं। लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो पंडित जी? फलां गांव में जा रहे हैं। काहे के लिए? वाद विवाद है आज वहां। विषय क्या है? कहा विषय वहीं बैठ के तय कर लेंगे। हमारे यहाँ ये परंपरा है। तो ये आजादी रही है। मैं और एक बात आपसे, मुझे एकदम से ध्यान में आ गई। हमारे यहाँ चार वाक की परंपरा भी है। चार वाक ने हर उस चीज को जिसको भारत के लोग पवित्र मानते थे उसका मजाक उड़ाया। आप इतिहास में कहीं पढ़ते हैं कि किसी ने चार वाक के ऊपर एक कंकरी भी मारी? नहीं। कहा ये इसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति का अधिकार है, हम इसका सम्मान करते हैं, और उससे ज्यादा सम्मान करते हैं इसकी जो मानस की शक्ति है, सेरिब्रल पावर है। चार वाक को भी महात्मा चार वाक कहा। चार वाक की बात नहीं मानी, लेकिन चार वाक को पूरा सम्मान दिया। कोई तो कारण है कि ये संस्कृति 5000 साल से चल रही है, जितनी इसके साथ दूसरी संस्कृतियां थीं। आज आप इजिप्ट में जाइए, इजिप्ट के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है उनकी पुरानी 5000 साल पहले की संस्कृति से। यूनान जाइए तो कोई ताल्लुक नहीं। हमारी संस्कृति 5000 साल से जीवंत संस्कृति है। जो आदर्श और मूल्य 5000 साल पहले भारतीयों के मानस को, उसको में जोश भरते थे, आज भी वही आदर्श और मूल्य हमारे ऊपर उतना ही प्रभाव डालते हैं। अपनी इस, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा 5 पिलर, मैं एक की केवल बात करूंगा, और वो है अपनी संस्कृति का बोध और अपनी संस्कृति पर गर्व। अगर हम अपनी संस्कृति को समझ जाएं, उस ज्ञान के महत्व को समझ जाएं, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा ये ना भूतानी अशेषेना दिरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयी। भारत का संदेश है, जो भारत का ज्ञान है। अरे महर्षियों ने कहा मुझे नहीं रहना, मैं जंगल के फल फूलों पर जिंदा रह जाऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं हमारा सत्य स्वरूप क्या है। और सत्य स्वरूप की क्या क्या सुंदर परिभाषा है। ये ज्ञान जिस दिन तुम्हें मिल गया, फिर तुम किसी भ्रम का शिकार नहीं बनोगे। और भ्रम क्या है? मैं आपको नहीं जानता हूं, आप मेरे नहीं हैं, आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, आप मेरे नहीं हैं,
आप मेरे गांव के नहीं हैं, आप मेरे नहीं, ये भ्रम। उनका जिस दिन ये ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हें, आप मेरी जाति के नहीं हैं, आप मेरे नहीं हैं, आप मैं जिस आस्था में पैदा हुआ हूं आप नहीं हैं, तो आप मेरे नहीं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहती हैं, जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान मिल गया तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा। और मोह दूर होने का क्या मतलब है? उस दिन तुम्हें ये ना भूतानी, हर कोई तुम्हें अपना नजर आएगा, अपनी आत्मा का विस्तार नजर आएगा। अशेषेना, साहब जरा हिंदी का अनुवाद बताइएगा। विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन को क्या कहेंगे? अपवाद, बगैर किसी अपवाद के हर कोई, तुम जानते हो न जानते हो, तुम्हारे गांव का हो, तुम्हारे शहर का हो, तुम्हारी जाति का हो, तुम जिस आस्था में पैदा हो उसका हो न हो, कोई भी हो, तुम्हें अपनी आत्मा का विस्तार नजर आएगा। और पहले वो तुम्हें तुम्हारे अपना विस्तार नजर आएगा, और उसके बाद अथोमयी, और फिर तुम ये महसूस करोगे कि जिस तरह मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं, मैं उसके हृदय में भी निवास करता हूं। इसने हमें, हमारी संस्कृति की जो अविरलता है, इसकी जो जीवंतता है, इसमें ये संस्कृति पुरातन भी है और मृत्युंजय भी है। ये मृत्युंजय इसीलिए है कि ये इंसानों को बांटने में विश्वास नहीं करती। ये इंसानों को, सबको एक समूह के रूप में देखती है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेता सा उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। तो मैं चाहूँगा, यहाँ सोशल मीडिया का भी जिक्र हुआ है। हमारे अशोक जी चाहते हैं कि कानून तो बना हुआ है अशोक जी सोशल मीडिया पर। नहीं सर, कानून तो है, बट वही नहीं, कोई तरीका नहीं है सर, कोई तरीका नहीं, बस जितना कानून है उतना कानून है। पानी के बहाव को दुनिया का कोई तरीका नहीं कि आप रोक सके। आत्मा की स्वतंत्रता को, यहां पे हमारी, मैं अपनी कमजोरी की बात करना चाहता हूं। हमारी कमजोरी क्या है? विद्या विमर्श रूपिणी। हम अपने लोगों को शिक्षा दे पाए? नहीं। अगर हम शिक्षा नहीं दे पाए तो उनके अंदर ये क्षमता भी नहीं आएगी कि वो हंस की तरह पानी और दूध को अलग कर सके। फिर वो तो भ्रम का शिकार रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी ऐसी शिक्षा उन्हें देना जहां उनके अंदर क्षमता आ सके कि वो प्रज्ञा जो कहते हैं, विजडम जिसे कहते हैं, अरबी फारसी में हिकमत जिसे कहते हैं, वो ये नहीं है कि ये काला है और ये सफ़ेद है। ये तो कोई भी बता सकता है ये काला है और ये सफ़ेद। काले के कितने शेड हैं और सफ़ेद के कितने शेड हैं, और कौन शेड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, मैं कौन सा काम करूं, इसको प्रज्ञा कहते हैं, इसको हिकमत कहते हैं। हम वो प्रज्ञा, और हमारे यहाँ विद्या का वो उद्देश्य बताया गया है। और आपका काम, एक शिक्षा यूनिवर्सिटी में होती है और लोकतंत्र में एक बड़ी शिक्षा होती है पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और विवेक की वो शक्ति पैदा करने के लिए आप अपनी पत्रिका के माध्यम से वो काम करें। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।